ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेहा के साथ एक के बाद एक ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी कल्पना भी उसने दूर दूर तक नहीं की थी। पहले बिना किसी वजह के पीहू को स्कूल से निकलवा दिया गया और अब उसकी जॉब। उसने मैनेजर से पूछने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने के बाद उसे लगने लगा था कि शायद निर्मला ने ही ये सब कुछ करवाया था। उसे ऑफिस से जाता देखना रॉबिन के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। यहाँ समीरा किसी से फोन पर बात करके बहुत खुश हो रही थी। मैडम, हमारी पेमेंट हो जाएगी ना? फोन पर किसी ने समीरा से कहा। डोंट वरी, मैं करवा दूंगी, समीरा ने कहा। उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो बड़े दिनों के बाद आई थी। उसने खिलखिलाते हुए मन ही मन सोचा, नेहा, अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे निकलोगी इस दलदल से बाहर, कैसे डील करोगी इस सिचुएशन से। लेट मी सी हाउ पावरफुल यू आर। उसने जानबूझकर नेहा के लिए इसी वक्त में कुछ बड़ा प्लान किया हुआ था। वो जानती थी कि आदित्य इस वक्त फैमिली रिन्यूअल की वजह से बिजी है और इसीलिए नेहा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। उसे लगा था कि इस वक्त नेहा के साथ जो कुछ भी होगा उसे जानने के लिए आदित्य के पास समय ही नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में इस बात का डर बहुत गहरा था कि अगर आदित्य को पता चल गया कि नेहा के साथ वो क्या कर रही है तो शायद वो दोबारा कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। आर यू श्योर? नेहा ने रिजाइन कर दिया है क्या? समीरा ने एक बार फिर से पूछा। वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। यस मैडम, हमारे आदमियों ने खुद उसे गुस्से में ऑफिस से निकलते हुए देखा है। ऑफिस के अंदर कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, ये खबर बिल्कुल पक्की है, दूसरी तरफ फोन पर बात कर रहे आदमी ने कहा। पर वो जा कहाँ रही है, ये पता चल गया क्या? समीरा ने पूछा। नहीं मैडम, ये तो हमने नहीं देखा, उस आदमी ने बताया। तो बेवकूफ पता करो ना, उसे फॉलो करते रहना है। वो सिंघानिया मेंशन पहुंच जाए उसके बाद भी उस पर नजर रखनी है। जैसे ही वो वहां से उस बच्चे को लेकर निकलती है, सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करो, समझ आया क्या? समीरा ने कहा। वो इस काम में जरा भी लापरवाही नहीं चाहती थी, इसलिए हर एक कदम बड़े ध्यान से फूंक फूंक कर रख रही थी। आखिरकार उसकी नजर में आदित्य को नेहा से दूर करने का एक यही आखिरी मौका था, जिसे वो हरगिज हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। आने वाले फैमिली रिन्यूअल में नेहा की जगह वो आदित्य के बगल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर चुकी थी। यहाँ नेहा अपना सामान लेकर ऑफिस से निकल तो गई थी, लेकिन घर न जाकर वो अभी भी अपनी गाड़ी में ही थी। इस जॉब के सहारे उसे ये भरोसा था कि वो पीहू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा पाएगी। इसी के सहारे उसने कुछ ही दिनों पहले ये गाड़ी भी ली थी, जिससे वो अपने पर्सनल काम किया करती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने खर्चे ईएमआई बिना इस जॉब के भरेगी। ये सब सोचकर उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था, दिमाग काम नहीं कर रहा था और आगे का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। घर जाने के उसके पास जरा भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने गाड़ी स्टार्ट की और वीरान जगह जाकर रोक दी थी। क्या होगा, कैसे होगा, ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ऐसा लग रहा है जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गई हूँ। एक झटके में सब कुछ इतना कैसे बदल गया? क्या बोलूंगी मैं पीहू से? कैसे समझाऊंगी उसे कि उसकी बड़ी इतना काम करने के बाद भी नकारा साबित हो चुकी है? और आदित्य, वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्या कहूंगी मैं उससे? उसे तो मैं बता भी नहीं सकती आंटी वाली बात। नेहा के मन में कई सारी बातें घूम रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें गीली हो गई थी। वो एक पेड़ की तरफ देखते हुए कई सारी बातें सोची जा रही थी। आखिरकार उसने अपना फोन उठा लिया। उसे लगा इतना ज्यादा सोचने से अच्छा है कि वो डायरेक्टली आदित्य की मां निर्मला से बात कर ले।
नेहा का नंबर अपने फोन पर देखते ही निर्मला ने एक ही बार में झट से उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नेहा के ही फोन का इंतजार कर रही थी। हेलो, निर्मला ने फोन उठाते ही कहा। हेलो आंटी, नेहा ने भारी आवाज में कहा। न चाहते हुए भी उसके भाव उसकी आवाज में सुनाई दे ही गए थे। आंटी, मैंने आपसे थोड़ा सा वक्त ही तो मांगा था, आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? नेहा ने निराशा के साथ निर्मला से कहा। उसकी ये बात सुनकर निर्मला भी सोच में पड़ गई। कुछ सेकंड्स के लिए उसे समझ नहीं आया कि नेहा क्या कह रही थी। अपनी तरफ से तो उन्होंने नेहा को सिर्फ धमकी भर दी थी, लेकिन उसकी उदास आवाज साफ साफ बयान कर रही थी कि उसके साथ कुछ तो हुआ था। लेकिन इन सबसे ज्यादा निर्मला के लिए यह जरूरी था कि नेहा किसी तरह से बस आदित्य को छोड़ दे। अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ करना भी पड़ जाए तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी, निर्मला ने कहा। हम दोनों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि हम माँ हैं। जैसे तुम अपनी बेटी का बेहतर फ्यूचर चाहती हो, मैं भी आदित्य के लिए बेस्ट ही सोचती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, उसने आगे कहा। मुझे पता है कि पीहू को एक फैमिली की जरूरत है और आदित्य उस कमी को पूरा कर रहा है, लेकिन ये उसका बड़प्पन है। तुम्हें भी ये समझना होगा कि तुम और आदित्य पोल्स एस्पार्ट हो, जिसका कभी कोई मैच नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद निर्मला ने अपनी बात में पॉज लगा दिया। इस बार भी बिना पूरी बात को जाने निर्मला ने सिर्फ वही कहा जो वो कहना चाहती थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद नेहा के अंदर की बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। गुस्से के कारण उसने गाड़ी की स्टीयरिंग इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि उसके नाखून के निशान उस पर पड़ने शुरू हो गए थे। इतना सब होने का दुख उसके दिल पर कम था जो अब उसे आदित्य को छोड़ने के बारे में फिर से सोचना था। आंटी, हो सकता है आप मुझे सेल्फिश समझ रही हो, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, नेहा ने कहा। लेकिन अब मिसेस सिंघानिया ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। एनफ, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी सेल्फिश होगी। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। देखो नेहा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं पहले भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट थी, अब भी रहूंगी। सिंघानिया फैमिली ने आदित्य और समीरा का रिश्ता तय करने का डिसीजन ले लिया है। निर्मला ने पूरे रौब और अक्कड़ में ये बात नेहा से कही। जितने कॉन्फिडेंस में उसने ये कहा था, उतनी गहराई से नेहा को ये बात चुभ भी गई थी। उसे ऑलरेडी कई शौक लग चुके थे, लेकिन इस वाले के लिए वो जरा भी रेडी नहीं थी। उसने अपनी पूरी आंखें पूरी ताकत लगाते हुए बंद कर ली और कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई। निर्मला के शब्द अब भी उसके कान में गूंज रहे थे। बड़ी मुश्किल से कुछ देर तक तेजी से सांस लेने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है आंटी, अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। आज रात को ही मैं निकल जाऊंगी। नेहा ने अपना दिल मजबूत करके आखिरकार ये फैसला ले लिया था। इसके आगे उसने निर्मला के जवाब का वेट किए बिना ही फोन कट कर दिया। उसने फोन रखा और अपनी दोनों आंखों को मसलते हुए आंसुओं को पोंछ लिया। आज वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसके पास मजबूत बने रहने का कोई कारण नहीं था। पहले पीहू का स्कूल, फिर उसकी जॉब, फिर आदित्य, सब कुछ एक एक करके उसके हाथों से छूटता जा रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि निर्मला ने आदित्य और समीरा के रिश्ते की बात कर दी थी, तो शायद फैमिली रिन्यूअल में भी समीरा ही आदित्य के साथ जाएगी। ठीक भी है शायद, इसीलिए आदित्य पिछले कुछ दिनों से इतना बिजी है। उसके साथ जाने के लिए समीरा ही सूटेबल मैच है। मुझे खुद ही इन सब से पीछे हट जाना चाहिए था, पर अब भी देर नहीं हुई है। वैसे भी हमारी शादी एक एग्रीमेंट थी जो कभी न कभी खत्म होनी ही थी, सो व्हाई नॉट नाउ। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस वक्त जब मेरे पास कोई जॉब नहीं है, पीहू के पास स्कूल नहीं है, लेकिन
अब जो भी है मुझे ही संभालना होगा। नेहा ने रोते हुए खुद से ये सारी बातें कर ली थी। अपने मन को कई कारण देकर उसने फाइनली समझा लिया था कि उसे अब आदित्य से दूर जाना होगा। उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने ये मान लिया था कि उसके किस्मत में खुशियां ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती और शायद इसीलिए वो फिर से एक बार नई शुरुआत करने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। जितना वक्त उसे ऑफिस में बिताना था वो पूरा समय उसने गाड़ी में खुद के साथ बिता लिया था। जब उसे लगा कि वो खुद को संभाल लेगी, उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर निकल गई। घर पहुंचते ही बिना किसी से बात किए वो सीधे अपने कमरे में गई। रोज की तरह उसने दरवाजा बंद कर लिया। धीरे धीरे करके उसने अपना और पीहू का सामान एक बैग में डालना शुरू किया। ज्यादा सामान न लेते हुए उसने सिर्फ दोनों के जरूरी सामान को ट्रॉली में डालना शुरू कर दिया था। किसी को बाहर कानों कान भनक तक नहीं लग रही थी कि नेहा ने अपनी और पीहू की पैकिंग शुरू कर दी थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। कौन है? नेहा ने अपने आंसू पोंछकर अपनी आवाज को ठीक करते हुए पूछा। मैडम, सर आ चुके हैं ऑफिस से, खाने पर आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है आपको बुलाने के लिए, बाहर खड़े एक सर्वेंट ने नेहा से कहा। आदित्य और नेहा के बीच आहिस्ता आहिस्ता डायनेमिक्स इतने बदल गए थे कि अब दोनों से खाना भी अलग नहीं खाया जाता था। एक हस्बैंड वाइफ की तरह दोनों एक दूसरे का इंतजार करने लगे थे। इस मोड़ पर रिश्ता आने के बाद नेहा के लिए यह फैसला और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। सर्वेंट की बात सुनकर उसका दिल और भी ज्यादा भर आया था, लेकिन उस पल में उसने खुद को मजबूत किया और फिर कहा, हाँ ठीक है, सबसे बोलो कि मैं आ रही हूँ। इतना कहकर नेहा ने अपनी बाकी की पैकिंग भी जल्दी जल्दी खत्म कर ली। आज पहली बार उसे डिनर टेबल पर जाने की जल्दी हो रही थी, क्योंकि आज हो सकता था उसका आदित्य और मरियम, या यूं कहें कि अपने नए परिवार के साथ आखिरी डिनर था। हो सकता है आखिरी बार चारों साथ में बैठकर डिनर करने वाली हो, इसलिए नेहा इस मौके से चूकना नहीं चाहती थी। उसने नीचे आने से पहले अपने आप को शीशे में देखकर अपना हुलिया ठीक किया। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसने देखा कि आदित्य पहले से भी वहां मौजूद था। टेबल पर खाने के थाल सजे थे, लेकिन उसके इंतजार में किसी ने खाना शुरू नहीं किया था। पीहू और आदित्य को आपस में हंसते खेलते हुए बात करता देख नेहा का दिल टूट सा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पीहू को अब शायद आज के बाद उसके कुल अंकल कभी नहीं मिलेंगे। अरे आप आ गए, कम सीट, मैं गर्मा गर्म खाना निकालती हूँ। मरियम ने बड़े स्नेह से नेहा को बैठाया और सबका खाना परोसना शुरू किया। इन प्यार भरे लम्हों को नेहा बस अपने दिल और आंखों में समेटी जा रही थी। वो जितना भी खुश रहने का दिखावा क्यों न कर ले, पीहू से कुछ भी छुपा नहीं रहता था। बड़ी, आपको क्या हुआ है? आपकी आईज इतनी कैसे स्वेल्ड है? आप रोए हो क्या? पीहू ने खाते खाते ही पूछ लिया था। ये सवाल सुनते ही आदित्य और मरियम दोनों का ध्यान एक साथ नेहा पर चला गया। नहीं पीहू, बस काम की थकान। नेहा ने तुरंत बात को टालते हुए अपनी आंखें झुका ली थी। अच्छा, आज न मुझे आपको बहुत सारी नई स्टोरी सुनानी है, इसलिए आज आप मेरे साथ सोना, नेहा ने पीहू से कहा। या न्यू स्टोरीज? पीहू ने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहा। आदित्य भी ये देखकर मुस्कुरा पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि पीहू को स्टोरीज कितनी पसंद थी। नेहा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो देखते और समझते हुए उसके पास अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जॉब न होने के कारण उसे अपना सफर अब जीरो से शुरू करना था, लेकिन अब आदित्य की भलाई सोचते हुए उसे ये डिसीजन लेना ही पड़ा। अपनी तरफ से उसने पैकिंग पूरी कर ली थी, अब सिर्फ पीहू से बात करनी थी। बात करने के लिए उसने आज फिर से उसे अपने पास सुलाने का इंतजाम कर लिया था। मरियम भी चाहती थी कि नेहा और पीहू साथ में वक्त बिताए, इसलिए उसने बीच में कुछ कहा नहीं, लेकिन आदित्य को नेहा के चेहरे पर एक अलग सी थकान नजर आ रही थी।
देखकर ही लग रहा था कि या तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी या फिर वो बहुत ज्यादा रोई थी। पर स्टोरेज के चक्कर में ज्यादा देर तक जागना मत बस। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम कितनी थकी हो, इसलिए थोड़ा टाइम पर सो जाना, आदित्य ने खाते हुए नेहा से कहा। पीहू, बड़ी को ज्यादा परेशान नहीं करना, उसने पीहू से कहा। उसकी केयर और कंसर्न देखकर नेहा को जितनी खुशी मिलती थी, आज उतनी ही तकलीफ हो रही थी। इस केयर को इतने सालों के बाद फिर से महसूस करके नेहा को कंप्लीट सा फील होने लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस एहसास को रियलाइज करते ही उसे इसे छोड़ना भी पड़ेगा। हाँ डैडी, मैं और बड़ी जल्दी से सो जाएंगे, यू डोंट वरी, पीहू ने आदित्य को जवाब दिया। यस, अच्छा, मैं अभी फैमिली मीटिंग की वजह से थोड़ा बिजी हूँ, तो तुम लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा, बट आई प्रॉमिस एक बार ये रिन्यूअल हो जाए उसके बाद मैं तुम लोगों को एक अच्छी ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। आदित्य ने ये बात पीहू की तरफ देखते हुए जरूर कही थी, लेकिन वो नेहा को ये सुनाना चाहता था। क्या सच्ची डैडी? पीहू ने बड़ी एक्साइटमेंट में पूछा। उसके लिए उसका फैमिली टाइम ही सब कुछ था। नेहा उन दोनों को शांति से देखे जा रही थी। उसे बुरा फील हो रहा था ये सोचकर कि ये प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ सच्ची, और जगह आप डिसाइड कर लेना, आप जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे, आदित्य ने पीहू से कहा। या डैडी इज सो कूल, मैं बहुत सारी जगह ढूंढ कर रखूंगी, फिर आप लोग डिसाइड करना कहाँ चलना है, पीहू ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। नेहा इन बातों को सुनते हुए चाह कर भी अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर ये सच हो जाता तो शायद इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता था। एक तरफ उसका इस परिवार से दूर जाने का समय आ रहा था और दूसरी तरफ आदित्य उनकी खुशियों के लिए इतना सब कुछ प्लान कर रहा था। इतने विरोधाभासी इमोशंस को महसूस करके नेहा का दिल और भारी होता जा रहा था। इससे पहले कि उसकी आंखें और कुछ कह जाएं या आंसुओं से भर जाएं, उसने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और सीधे अपने रूम में चली गई। आदित्य को उसकी ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही थी, पर उसे लगा कि शायद वो सच में थकी है। लगता है नेहा को आपने कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया है, कहीं उनका मूड तो खराब नहीं है ना? आप एक बार बात करके देखो, उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया है, मरियम ने आदित्य से कहा। नेहा ने अपने कमरे में पहुंचकर सामान को साइड किया और कुछ देर के लिए अकेले लेट गई। अपने दिमाग को शांत करते हुए वो बस जो कुछ भी हो रहा था उसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर के बाद पीहू कमरे में उछलते हुए आ गई। बड़ी, मैं आ गई हूँ, पीहू ने आकर नेहा की गोद में लेटते हुए कहा। अभी तक नेहा ने अपने आप को मेंटली पूरी तरह से तैयार कर लिया था कि उसे पीहू से क्या बात करनी थी। उसे डर था ये सोचकर कि शायद पीहू उसके डिसीजन में उसका साथ न दे, लेकिन आखिरकार उसे किसी तरह से उसे समझाना ही था। पीहू, कम हियर, बड़ी को आपसे कुछ बात करनी है। नेहा ने पीहू को बैठाया और खुद भी उठकर उसके सामने बैठ गई। क्या हो गया? पीहू ने बड़ी मासूमियत से पूछा। पीहू, अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश भी करना। आपको शायद लगेगा कि मैं ठीक नहीं कह रही हूँ, पर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं आपके लिए कुछ कभी गलत नहीं सोचूंगी। जो भी करूंगी हमेशा आपके भले के लिए ही होगा। नेहा ने पीहू के माथे से बाल पीछे करते हुए कहा। ओफो, ये सब तो मुझे पहले से ही पता है, आप बोलो भी, बात क्या है? पीहू ने अपना माथा पीटते हुए कहा। पीहू, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते हैं। आपको ये पता है ना कि आपके कुल अंकल आपके रियल पापा नहीं हैं। हम बहुत दिन उनके साथ रह लिए, उनके साथ ढेर सारी मस्ती कर ली, यादें बना ली, पर अब हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा ने भारी मन से लड़खड़ाते हुए पीहू से वो कह दिया जिसकी कल्पना भी उसके लिए मुश्किल थी। जैसे ही उसे एक परिवार की खुशी मिलनी शुरू हुई थी, किस्मत ने वो खुशी ही उससे छीन ली थी। नो, पीहू ने पूरी बात सुने बिना ही जोर से चिल्लाते हुए नेहा से कहा और अपना सर घुमा लिया था।
नेहा को उम्मीद थी कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। उसने पीहू का चेहरा चीक से पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए कहा, बेबी प्लीज बड़ी को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि आपके लिए ये कितना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों अब हमारे अलावा आपके कुल अंकल के बारे में भी सोचना है। वो जानती थी कि अपने 5 साल की बच्ची से वो कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर रही थी, कुछ ज्यादा ही बड़ी उम्मीदें लगा रही थी, लेकिन अब उसके पास अपने मन की बात कहने के लिए पीहू के अलावा और कोई था भी नहीं। इधर देखिए मेरी तरफ, अगर आप ही बड़े से इतना गुस्सा हो जाएंगी तो बड़ी किससे बात करेगी? हाँ, नेहा की ये बात सुनकर पीहू का मन पिघल गया था। उसने अपने दोनों होठों को बाहर निकालते हुए नेहा की तरफ उदास मन से देखा। बेटू, हम अब कुल अंकल के लिए प्रॉब्लम्स और नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए, नेहा ने कहा। पर बड़ी, वही मेरे डैडी हैं, मुझे पता है, पता नहीं कैसे पर मुझे पता है कि वही मेरे डैडी हैं, तो हमें क्यों उन्हें छोड़कर जाना है? क्या हुआ है? मुझे तो डैडी के साथ बहुत अच्छा लगता है, वो हमें घुमाने भी ले जाने वाले हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है। और मरियम दादी, वो तो मुझे फेवरेट पास्ता बनाकर खिलाती हैं, बहुत प्यार करती हैं वो मुझे, वो मेरी दादी है बड़ी। पीहू ने निराशा भरी आवाज में ये सब कुछ कहा। उसके दिल में इस घर से, यहाँ के लोगों से जुड़ी तमाम यादें थी, जो एक झटके में उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। नेहा ने उसके माथे पर किस किया और फिर कहा, मैं जानती हूँ सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, सिर्फ वही नहीं, हम भी तो उनसे प्यार करते हैं ना, और उसी प्यार के लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। नेहा ने अपने बच्चे से न चाहते हुए भी सेक्रीफाइस की उम्मीद लगा ली थी। इतनी कम उम्र में दूसरों की खुशियों के लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए वो जिस तरह से अपनी बेटी से कह रही थी, उसकी खुद की नजरें अपने ही सामने झुक गई थी। लेकिन इस वक्त पीहू को समझाकर यहाँ से ले जाना ही सबसे जरूरी काम था। हाँ ठीक है, बोलो क्या करना है? पीहू ने बड़ी मिन्नतों के बाद नेहा की बात मान ही ली। ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे। वो पीहू को कभी माथे पर किस कर रही थी तो कभी गाल पर। उसे साफ दिख रहा था कि उसकी बच्ची अपना छोटा सा दिल किस तरह से तोड़कर ये पत्थर दिल फैसला ले रही थी। मुझे माफ कर देना पीहू, चीजें इतनी उलझी हुई है कि मैं सब कुछ आपको समझा नहीं सकती, नेहा ने कहा। ठीक है बड़ी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, बोलो क्या करना है? पीहू ने इस बार पूरे भरोसे के साथ कहा। वो किसी भी कीमत पर नेहा की नजरें झुकी हुई नहीं देख सकती थी। थैंक यू, बड़ी इज सो प्राउड ऑफ यू। मैंने आपकी पूरी पैकिंग कर ली है, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस यहीं पर सो जाओ। मैं रात में आपको उठाऊंगी, जब मैं उठाऊंगी तो आप उठ जाना, फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हम किसी को बताकर निकलेंगे तो वो हमें कभी जाने नहीं देंगे, आप समझ रहे हो ना? नेहा ने कहा। उसके इस प्लान को सुनकर पीहू के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो नेहा पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। उसे अगर बड़ी की बात माननी है तो वो फिर चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वो मान कर ही रहती है। ठीक है, जब भी चलना हो आप मुझे उठा देना, मैं उठ जाऊंगी, पीहू ने कहा। उसे इस वक्त अपने डैडी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेटते वक्त भी वो यही सोचती रही कि ये सब कुछ वो छोड़ेगी कैसे, और इसी विचार में उसकी नींद लग गई, उसे पता भी नहीं चला। पीहू के सर को थपथपाती हुई नेहा खुली आंखों के साथ लेटी हुई थी। नींद की एक झलक भी उसकी पलकों पर नजर नहीं आ रही थी। कुछ वक्त बीतने के बाद उसे लगा कि उसे नीचे का एक चक्कर लगाकर देखना चाहिए कि सब लोग सो गए हैं या नहीं। उसने आहिस्ता से पीहू का सर अपने हाथों से हटाकर तकिया पर रखा। उसकी नींद डिस्टर्ब न हो, इस बात का ख्याल रखते हुए वो धीरे धीरे बिस्तर से उठ गई। दबे पांव दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आई। नीचे आकर उसने देखा कि लिविंग रूम में कुछ चहल पहल हो रही थी। उसने नीचे आकर देखा तो मरियम के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अरे आंटी, अभी तक जाग रही हैं?
पर क्यों? रोज तो वो सो जाती थी। नेहा ने दूर खड़े होकर मन में सोचा। उतनी देर में मरियम की नजर नेहा पर पड़ चुकी थी। अरे तुम कम ना, मरियम ने नेहा को बड़े प्यार से अंदर बुलाते हुए कहा। नेहा ने भी अंदर जाते हुए उनसे पूछा, आंटी आप सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो उनसे पूछ रही थी, लेकिन उस दौरान उसकी नजर आसपास फैले कपड़ों पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मरियम इतनी रात गए क्या कर रही थी। हाँ सब ठीक है। बढ़ती उम्र के साथ आंखों में नींद कहाँ आती है। सोने की कोशिश भी करूं तो लेटे लेटे बस वक्त गुजर जाता है, पर नींद नहीं आती। मरियम ने कपड़ों को फोल्ड करते हुए नेहा से कहा। पर आंटी आप इन कपड़ों के साथ क्या कर रही हैं? कुछ काम है तो किसी से कह दीजिए, मुझे बताइए, मैं मदद करती हूँ, नेहा ने कहा। इतने दिनों में वो सच में मरियम को अपनी माँ समान मानने लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, कोई काम ही नहीं है तो मदद कैसे लूं? ये तो मैं पीहू के लिए कपड़े रख रही हूँ। मरियम ने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ छोटे साइज के रंग बिरंगे कपड़े फोल्ड करते हुए कहा। मतलब आंटी? नेहा ने पूछा। ये कपड़े मैं कुछ दिनों पहले पीहू बेबी के लिए लाई थी। देखिए ये रंग कितना जचेगा अपनी बेटी पर ना, है ना? उसे ये रंग बहुत सुंदर लगे थे। उसने कहा, दादी ये वाला ग्रीन और पिंक तो मेरे पास था ही नहीं। इतने कपड़े रखे हैं, फिर भी कहती है कि ये तो है ही नहीं। जितनी छोटी है उतने बड़े शौक हैं उसके, मरियम ने हंसते हुए नेहा को बताया। नेहा के अंदर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वो तो बस देखे जा रही थी कि इतने दिनों में उन लोगों का आपस में कितना अटैचमेंट हो गया था। मरियम सच में पीहू के अंदर आदित्य के उत्तराधिकारी को देखने लगी थी। उन्होंने मान लिया था कि पीहू की अगली जनरेशन की शुरुआत थी। नेहा को शर्म आ रही थी ये सोचते हुए कि कुछ ही देर के बाद उनके सारे सपने चूर हो जाएंगे, वो भी उसकी वजह से। और मैडम, उससे मैंने कहा कि ये कपड़े घर में ही पहनने हैं, तो बोली दादी बाहर तो पता नहीं कब जाएंगे, मुझे तो अभी पहनना है इसको, इसलिए मैंने इसको एक बार वॉश करवा दिया है। वो बच्ची है ना, नया कपड़ा उसकी स्किन को चुभ सकता है, मरियम ने कहा। नेहा ने आदित्य को और सिंघानिया मेंशन छोड़ने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन अब इससे दूसरों पर क्या फर्क पड़ने वाला था वो उसको करीब से महसूस कर पा रही थी। देखते ही देखते पीहू ने इस घर में हर किसी से एक गहरा रिश्ता बना लिया था। जिस वक्त वो ये देखने के लिए नीचे आई कि सब सो गए हैं या नहीं, उसने देखा कि मरियम पीहू के लिए अगले दिन की तैयारी कर रही थी। नेहा का दिल पसीज गया था ये देखकर कि जिन कपड़ों को वो पीहू के लिए इतने प्यार से फोल्ड कर रही थी वो पीहू कभी पहन नहीं पाएगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने भाव को संभालने की कोशिश की और कहा, आंटी आप इतना सब क्यों करती हैं सबके लिए? मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से आपको थैंक्स कहूँ। नेहा की ये बात सुनते ही मरियम ने उसके हाथ पर एक थपली मारी और कहा, अरे चुप, मुझे क्यों थैंक यू कहना है भला? मैं पीहू के लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? हाँ, वो तो हमारे घर की रौनक है, उसके लिए तो सब कुछ करने को मेरा दिल करता है, मरियम ने हंसते हुए कहा। उनकी बातों और गेस्चर में नेहा को इतना अपनापन महसूस हो रहा था कि उसने उन्हें गले ही लगा लिया। पता नहीं मैंने क्या किया था जो मुझे आपका प्यार और स्नेह महसूस करने का मौका मिला। मैं बता नहीं सकती अपने आप को मैं कितना खुश नसीब समझती हूँ, नेहा ने कहा। ये फील तो उसको हर रोज होता था, लेकिन उसे लगा शायद आज के बाद उसे ये एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। मरियम को समझ नहीं आ रहा था कि नेहा अचानक से इतनी इमोशनल क्यों हो रही थी। व्हाट हैपेंड डिकरा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम फेयरवेल स्पीच दे रही हो? मरियम ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही नेहा एकदम सीधी खड़ी हो गई। उसे लगा कि कहीं मरियम को शक न हो गया हो। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। Why are you crying? पीहू तुम्हारे साथ हम सबकी बेटी है और उसका ख्याल रखना हम सबका फर्ज है। तो अब ज्यादा मत सोचो और चुपचाप जाकर रेस्ट करो। मैं भी थोड़ी देर में ये कपड़े रख कर लेट जाऊंगी।
पीहू कल ये पहनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मरियम ने यह हंसते हुए कहा। नेहा की पीठ सहलाई और उसे प्यार से वापस उसके कमरे में भेज दिया। नेहा अब उनसे कुछ और कहने की कंडीशन में नहीं थी। वो पहले ही बहुत कुछ सोच रही थी। इन इमोशंस में फंसकर अब वो खुद को और कमजोर नहीं करना चाहती थी। नेहा वहां से लौटकर अपने कमरे के सोफे पर बैठ गई। उसे अब मरियम के सोने का इंतजार करना था। थोड़ी देर के बाद उसने बाहर जाकर देखा तो आदित्य के स्टडी रूम की लाइट ऑफ हो चुकी थी। लगता है आदित्य अपने रूम में चला गया है। 2 बज चुके हैं, सो भी चुका होगा शायद। अब मुझे निकलना चाहिए। उसकी नींद हल्की हो जाए उससे पहले मुझे पीहू को उठाकर यहाँ से निकलना चाहिए, नेहा ने मन ही मन सोचा। ज्यादा समय न गुजारते हुए नेहा वापस कमरे में आ गई। उसने पीहू के पास जाकर उसे धीरे से हिलाया और फिर कहा, पीहू बेबी। हाँ, पीहू ने अलसाई आवाज में कहा और करवट बदलकर वापस सो गई। पीहू बच्चा उठ जाओ, नेहा ने धीरे से कहा। उसे बहुत खराब फील हो रहा था ये सोचकर कि उसे पीहू को नींद से उठाना पड़ रहा था। बड़ी, अभी जाना है क्या? पीहू ने नींद में पूछा। हाँ बेटा, हमें अभी ही जाना होगा। आई एम सो सॉरी, नेहा ने उसका सर सहलाते हुए कहा। 1-2 बार कहने के बाद पीहू अपनी आंखें मसलती हुई उठकर बैठ गई थी। जल्दी से रेडी हो जाओ पीहू, किसी के उठने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। नेहा ने उसके बाल पीछे करते हुए कहा। पीहू ने उसका कहना मानकर जल्दी से अपना मुंह धुला और कुछ ही देर के बाद दोनों वहां से निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। इतने दिनों से यहाँ रहने के बाद उसे ये तो अच्छे से पता था कि सभी सर्वेंट्स इस समय सो चुके होंगे और उसका मेंशन से निकलना थोड़ा आसान होगा। पीहू आओ, नेहा ने कहकर उसे अपने पीछे चलने के लिए कहा था। दोनों हाथों में सामान लिए नेहा पीहू के साथ दबे पांव सीढ़ियों से उतरने लगी। बड़ी, हम डैडी से मिल भी नहीं पाएंगे क्या? पीहू ने बड़े प्यार से पूछा। नेहा खुद भी आखिरी बार आदित्य को देखना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद यहाँ से जा न पाए। नहीं लाडो, डैडी आपको अपने से दूर कभी नहीं जाने देंगे। आप बाद में उनसे फोन पर बात कर लेना, नेहा ने उसे समझाया। धीरे धीरे चलकर दोनों लिविंग रूम के दरवाजे तक आ चुके थे। दोनों ने बाहर आने के बाद आहिस्ता से मेन गेट को बंद कर दिया। वो जानती थी कि यहाँ चारों तरफ सर्विलांस कैमराज लगे हुए थे, लेकिन जब तक लोग उठकर उन्हें देखेंगे वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होगी। उसने आज जानबूझकर अपनी गाड़ी मेंशन से थोड़ी दूर पार्क की थी, ताकि आधी रात में वहाँ से निकलने पर किसी को आवाज सुनाई न दे जाए। गेट से बाहर जाने के बाद नेहा ने पीहू को लेकर तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। कार के पास पहुंचते ही उसने जल्दी से दोनों का सामान अंदर डाला और पीहू को बैठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। हम जा कहाँ रहे हैं पर? पीहू ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा। बताती है बेटा, नेहा ने कहा और झट से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। उसे डर था कि कहीं उसे कोई देख न ले, इसलिए उसने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। जाते जाते पीहू शीशे से पीछे देख रहे मेंशन की तरफ एकटक देखी जा रही थी। सिर्फ पीहू ही नहीं, नेहा भी जब तक देख सकती थी उस मेंशन की ओर देख रही थी। उन दोनों के हिसाब से ये शायद उस मेंशन की आखिरी झलक थी उनकी नजरों में। सैड मत हो पीहू, आप अपने डैडी से बात कर लेना, नेहा ने कहा। वो पीहू को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका खुद का मन बहुत दुखी था। पर बड़ी, हम जा कहाँ रहे हैं? पीहू ने कहा। सॉरी पीहू, इतनी रात में तो हम दोनों कहीं जा नहीं सकते। सुबह होने तक हमें कार में ही रुकना पड़ेगा। सुबह होते ही मैं किसी होटल में आपको लेकर चलूंगी, ठीक है? नेहा ने कहा। पीहू उसकी बात सुनकर कुछ देर तक सोचती रही। ठीक है, उसने सर हिलाकर कह दिया। आप जहां ले जाओगे वही मेरा घर होगा। पीहू ने इतना कहकर नेहा के हाथ को पकड़ लिया था। अपनी बेटी की छोटी सी उम्र में इतना बड़प्पन देखकर नेहा को और भी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। लेकिन अब जो भी हो, आगे का सफर उन दोनों को ही मिलकर तय करना था।
सूरज के उगने का वक्त हो गया था। हमेशा की तरह पहले किरण के साथ मरियम की नींद खुल गई थी। अपने रोजमर्रा के काम करने के बाद उसे पहला ख्याल पीहू का ही आया। उसने सोचा कि नाश्ता बनाने के बाद ही वो पीहू और नेहा को उठाने के लिए जाएगी। फ्रेश होने के बाद मरियम ने ब्रेकफास्ट बनाया। जैसे ही वो वापस लिविंग रूम में आई, उन्होंने देखा कि एक एंटीक्यू पुतला जो कि साइड टेबल पर सजा हुआ था, जमीन पर गिरा पड़ा था। ये गिर कैसे गया? कल रात तक तो अपनी जगह पर ही था। जब मैं अंदर कमरे में गई थी तब भी अपनी जगह पर ही था। तो फिर? मरियम ने मन में सोचते हुए उस पुतले को उठाया और वापस उसकी जगह पर रख दिया था। नेहा और पीहू जिस वक्त वहां से गुजर रहे थे, टेबल हिलने की वजह से वो पुतला नीचे गिर गया था। उसी गिरे पुतले को देखकर मरियम थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी वजह क्या हो सकती है। तभी अचानक से मरियम का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। ये देखते ही वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसने तुरंत नौकरों को आवाज देकर अपने सामने बुलाया। यस मैडम। मरियम की एक आवाज में सारे सर्वेंट्स उनके सामने आकर खड़े हो गए। ये दरवाजा कैसे खुला है? आदित्य बाबा उठ गए हैं क्या? कोई बाहर गया है क्या? मरियम ने एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले। न जाने क्यों दो संकेत मिलने के बाद अब उसका मन भारी हो रहा था। उसके चेहरे पर इतनी टेंशन और आवाज में गुस्सा देखकर सभी सर्वेंट्स घबरा सी गए थे। वो बिना कुछ जवाब दिए एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि दरवाजा क्यों खुला था। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, हाँ मैडम, आदित्य सर थोड़ी देर पहले ही कहीं निकले हैं। उन्हें कुछ काम था शायद आज। मरियम जानती थी कि वो आजकल कितना बिजी था, इसलिए उसे आराम से यकीन हो गया कि आदित्य ने ही दरवाजा खोला होगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाकर अपना काम करो, मैं नाश्ते के लिए सबको बुलाती हूँ, मरियम ने कहा। उसने अपना बनाया हुआ नाश्ता टेबल पर रखा और उसके बाद नेहा और पीहू को उठाने के लिए ऊपर चली गई। उनके दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मरियम ने खटखटाना शुरू किया। एक बार, दो बार, तीन बार खटखटाने के बाद भी मरियम को किसी तरह की आवाज नहीं आई अंदर से। नेहा के साथ पीहू भी अभी तक सो रही है क्या? स्ट्रेंज, इतनी देर में तो उन्हें सुन लेना चाहिए था, मरियम ने खुद से कहा। कुछ देर तक सोचते हुए उसने और दरवाजा खटखटाया, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। इतनी देर बाद जब मरियम ने हैंडल पर हाथ रखा तो देखा दरवाजा खुला था। अरे, ये दरवाजा खुला कैसे रह गया? नेहा तो हमेशा बंद कर लेती थी, उसने सोचा। लगता है आप लोग अभी तक सो रहे हैं, मैं ही अंदर आ जाती हूँ, मरियम ने आवाज लगाई और दरवाजा खोल के खुद ही अंदर आ गई। जैसे ही वो आई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे न कहीं नेहा दिख रही थी और ना ही पीहू। कहाँ गए दोनों? वॉशरूम में तो नहीं, वॉशरूम में भी नहीं, कहाँ चले गए दोनों? मरियम ने कमरे में, बालकनी में, बाथरूम में हर जगह देखना शुरू किया, लेकिन दोनों कहीं नजर नहीं आए। कहीं वो दूसरे कमरे में तो नहीं? हाँ, हो सकता है वहीं हो, मैं वहां जाकर देखती हूँ, मरियम ने मन में सोचा और वो कमरा छोड़कर दूसरी जगह उन्हें ढूंढने चली गई। दूसरे कमरे को भी खोला तो वो यही हाल था, दोनों का कहीं नामो निशान नहीं था। अब मरियम की सांसें फूलने लगी थी। उसे शक होने लगा था कि शायद नेहा और पीहू यहाँ से कहीं चले गए थे। अब उसके दिमाग के सामने कल रात की पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही थी। उसने अपना माथा पीटते हुए खुद से कहा, ओह जीसस, ये नहीं हो सकता, वो दोनों ऐसे कैसे जा सकते हैं? इसलिए कल नेहा इतनी इमोशनल हो रही थी और मैं कुछ समझ ही नहीं पाई क्या? हाउ स्टूपिड आई एम। कुछ देर तक तो वो खुद ही अफसोस करती रही कि उसकी नाक के नीचे ये सब हो गया और उसे पता भी नहीं चला। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, उन्हें रोकना होगा, मुझे आदित्य से बात करनी चाहिए। मेरा फोन? मरियम ने बड़बड़ाते हुए अपना फोन ढूंढना शुरू किया, पर वो भी नीचे था। वो भागते हुए नीचे आकर अपने रूम में गई और सबसे पहले आदित्य का नंबर डायल कर दिया। आंटी, आदित्य ने फोन उठाते ही कहा।
आदित्य, मरियम ने रोते हुए भारी आवाज में कहा। उनकी आवाज सुनते ही वो समझ गया कुछ तो ठीक नहीं है। व्हाट हैपेंड आंटी? सब ठीक है क्या? आदित्य ने पैनिक में पूछा। नहीं, नेहा और पीहू पूरे घर में कहीं नहीं है। शायद कल रात वो कहीं चले गए हैं, मरियम ने कहा। क्या चले गए हैं? कहाँ चले गए? अरे आंटी, घर में नहीं है तो कहीं बाहर तक गए होंगे, वॉक करने या फिर पार्क, आदित्य ने कहा। उसने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि नेहा उसे अचानक इस तरह छोड़कर जा सकती थी। मैंने हर जगह देख लिया है बेटा, बाहर भी, पीछे गार्डन में भी, यहाँ तक कि सब लोगों ने नेहा का फोन भी ट्राई कर लिया है, पर वो लग नहीं रहा। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मरियम ने इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पर ये कैसे हो सकता है? वो कहीं नहीं जा सकते। दिस कांट बी ट्रू आंटी। आदित्य को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। हर तरफ से दबाव पड़ने के बाद नेहा ने आखिरकार वो फैसला ले ही लिया था जिसके बारे में सोचकर भी उसके हाथ पांव फूल रहे थे। आधी रात उसने पीहू को नींद से उठाया और दोनों का सामान लेकर आदित्य को और सिंघानिया मेंशन छोड़कर वहां से हमेशा के लिए निकल गई। यहाँ जब सुबह मरियम को ये बात पता चली तो उसने सबसे पहले इस बारे में आदित्य को खबर की। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ, मरियम ने घबराते हुए कहा। उसे पता था कि एक वही है जो नेहा को ढूंढ सकता है। उनके इतना कहने से पहले ही वो घर के लिए निकल चुका था। रास्ते में उसने मयंक को कॉल किया और कहा, मयंक, जो फाइल्स मैं छोड़कर निकला हूँ उसे देख लेना, मेक श्योर कि उसमें कोई गलती ना हो, मुझे जाना होगा अभी के अभी। मयंक ये सुनते ही समझ गया था कि जरूर उसके बॉस की वाइफ नेहा के साथ कुछ न कुछ हुआ था, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो ये देख रहा था जो काम आदित्य के लिए हमेशा प्राइमरी था वो नेहा के आगे सेकेंडरी हो जाता था। लेकिन मयंक के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने आदित्य के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जल्दी से काम करना शुरू कर दिया। उसे ये भी पता था कि अगर मैटर थोड़ा ज्यादा सीरियस हुआ तो आदित्य उसे घर भी बुला सकता था। थोड़ी ही देर में आदित्य मेंशन पहुंच गया। वो इतना हड़बड़ाया हुआ था कि उसके पास गाड़ी से निकलने के बाद उसका दरवाजा बंद करने का भी समय नहीं था। दौड़ते हुए वो अंदर आया तो उसने देखा सामने वाले सोफे पर मरियम अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। आंटी, ये सब कब हुआ और किसी को कुछ पता कैसे नहीं चला? आदित्य ने फौरन उनके करीब आकर पूछा। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कहाँ जा सकती है और क्यों? हमें जल्दी उन्हें ढूंढना चाहिए। न जाने कहाँ है, किस हाल में है। मरियम की फिक्र अब वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके हिसाब से पीहू बच्ची थी और उसे इतने कम समय में ज्यादा दूर ले जाना मुमकिन नहीं था। इससे पहले कि वो उनकी रेंज से निकल जाए, जल्द से जल्द उनका पता लगाना चाहिए। फुटेज देखो अभी की अभी, आदित्य ने आसपास खड़े नौकरों से चिल्लाते हुए कहा। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, न नेहा का उठाया हुआ कदम और न ही उसका कारण। उसे सिर्फ एक ही बात नजर आ रही थी और वो थी उन्हें ढूंढना। उसके कहते ही सर्वेंट्स ने तुरंत बाहर के सीसीटीवी कैमरा की फोटोज निकालनी शुरू की। रात 2 बजे के बाद की फोटोज में साफ नजर आ रहा था कि नेहा और पीहू सामान लेकर पूरे होशो हवास में घर से बाहर निकले थे। गेट से बाहर निकलकर वो गाड़ी में बैठे, लेकिन उसके बाद वो किस दिशा में गए वो फोटोज में नजर नहीं आ रहा था। कमरे और घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नेहा ने यहाँ के एक भी सामान को हाथ नहीं लगाया था। उसका मकसद सिर्फ यहाँ से चुपचाप निकल जाने का था। पर हाउ इज दिस पॉसिबल? ये नेहा ने क्यों किया? कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे कहती, बिना बताए अचानक से। क्या रीजन हो सकता है? वो अपनी मर्जी से तो ऐसा कदम नहीं उठा सकती, आई एम श्योर। लेकिन किसी ने उसे मजबूर किया होगा, किसी ने उससे जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया होगा। लेकिन जिसने भी ये किया है उसे मैं आदित्य को एक तरफ तो नेहा और पीहू की चिंता सता रही थी और दूसरी तरफ इस हरकत को देखकर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था।
थोड़ी ही देर के बाद जब मयंक मेंशन में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी सर्वेंट्स मरियम और आदित्य के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। प्रॉब्लम्स तो नेहा के साथ पहले भी कई देखी थी, लेकिन उसने आज उसे माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। आदित्य को देखकर साफ नजर आ रहा था उसके मन में गुस्सा, फिक्र और कई सारे सवाल भरे हुए थे। सर, आपने मुझे बुलाया क्या? मयंक ने डरते डरते आदित्य से पूछा। मयंक, किसी से भी बात करो, पुलिस, जासूस, हर किसी की मदद लो, लेकिन नेहा और पीहू का पता मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सब जगह ढूंढो, ऑफिस, त्रिपाठी फैमिली में पता करो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, जल्दी करो। आदित्य ने स्ट्रिक्टली मयंक को ऑर्डर देते हुए कहा। इतना सुनकर मयंक ने तुरंत सर हिलाया और वहां से बड़ी तेजी से बाहर निकल गया। आदित्य का गुस्सा और उसकी हालत देखकर मरियम को समझ आ रहा था कि आदित्य को अभी किसी चीज की सुध नहीं थी। उसे डर लगा हुआ था कि अपने गुस्से में आदित्य खुद के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही न कर जाए। कई घंटे बीत चुके थे, उसने न खाने का एक निवाला खाया था और न ही पानी की एक बूंद पी थी। कुछ देर के बाद बड़ी हिम्मत करके वो आदित्य के पास गई और फिर कहा, दीकरा, मैं समझती हूँ तुम्हारे मन का हाल, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है ये सोच कर कि दोनों कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कुछ खाया होगा या नहीं। लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए हमें खुद भी थोड़ा ठीक रहना होगा ना। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो उन्हें भी ठीक से ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए चलकर थोड़ा सा नाश्ता कर लो। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर बॉडी। वो बहुत कुछ समझाए जा रही थी, लेकिन आदित्य को इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो अभी इतना ज्यादा परेशान था कि पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे उतर नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मयंक भागते हुए आदित्य के पास वापस आया। उसकी उड़ी हुई शक्ल देखकर आदित्य ने जल्दी से कहा, क्या हुआ मयंक, कुछ पता चला क्या? खबर मिलने की उम्मीद में मरियम भी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। यस सर, कुछ पता चला है, मयंक ने कहा। तो जल्दी बोलो ना, आदित्य ने गुस्से में कहा। उससे अब एक भी पल और इंतजार नहीं हो रहा था। सर, एक बैड न्यूज है। परसों के दिन पीहू और किसी बच्चे के बीच लड़ाई हो गई थी। उसके बाद स्कूल वालों ने पीहू का एडमिशन कहीं और करवाने का सजेशन दिया था, जिस पर नेहा मैम अग्री कर गई थी, मयंक ने बताया। व्हाट? ये सब? आदित्य के मुंह से निकला। वो हैरान होकर मरियम की तरफ देखे जा रहा था। मरियम खुद ये सुनकर बहुत चौंक गई थी कि पीहू के साथ स्कूल में ये सब कुछ हुआ था। क्या आंटी, आपको पता था ये? आदित्य ने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट दोनों ने ही मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मरियम ने जो सच था वो सबसे कह दिया था। इतना ही नहीं, कल ही नेहा मैम ने अपनी कंपनी से रिजाइन भी कर दिया था, मयंक ने आगे कहा। ये सुनने के बाद तो आदित्य और भी ज्यादा परेशान हो गया था। ये सब क्या हो रहा था आंटी? पीहू का स्कूल नहीं रहा, नेहा ने जॉब छोड़ दी और ऐसी हालत में दोनों यहाँ से निकल गए। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसी कंडीशन में तो बाहर सरवाइव करना भी कितना मुश्किल होगा। तो फिर नेहा ने क्यों लिया था इतना बड़ा निर्णय? आई डोंट नो, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, मरियम ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। दोनों को कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा जैसे वो इस घर में रह ही नहीं रहे थे। नेहा ने इतनी बड़ी बात उन दोनों से छुपाई, इस बात का बुरा जरूर लगा था उनको। दोनों ही पता था कि नेहा के इंटेंशन में कभी खोट नहीं हो सकता था। मयंक, कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट। मुझे हर एक डिटेल्स चाहिए। वो कहाँ जा सकती है, किससे मिल सकती है, कौन से दोस्त है उसके, सब कुछ। और हाँ, त्रिपाठी फैमिली पर नजर रखो। मुझे उन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं है, आदित्य ने कहा। मन ही मन वो अच्छे से जानता था कि नेहा का परिवार उसे दुख पहुंचाने के लिए न जाने किस हद तक जा सकता है। मयंक तुरंत उसके बात सुनकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही आदित्य ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने वही सीन घूम रहा था जिस वक्त उसने आखिरी बार नेहा को किस किया था।
क्यों? आखिर क्यों? तुम मुझसे तो कह सकती थी। मैंने इतनी बार पूछा तुमसे, इतनी बार पूछा कि क्या हो रहा है। इतना सब कुछ हो रहा था तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने एक बार कह के तो देखती, मैं सब कुछ ठीक कर देता। कैसे सोच लिया तुमने कि ये सब कुछ तुम अकेले हैंडल करोगी? मैं ही बेवकूफ था, मैं इतना बिजी हो गया कि देख ही नहीं पाया कि तुम क्या फील कर रही थी। आदित्य ने मन ही मन अफसोस किया। उसे गिल्ट हो रहा था ये सोचकर कि वो अपने ही परिवार की प्रॉब्लम्स नहीं देख पाया था। नेहा के इतना करीब होकर भी ये महसूस नहीं कर पाया कि उसके अंदर क्या चल रहा था। ये सब सोचकर नेहा से ज्यादा गुस्सा तो उसे खुद पर आ रहा था। उसी वक्त मयंक का कॉल आया और उसने कहा, सर एक बात मैं बताना भूल गया। द आर्ट इंटरटेनमेंट के मैनेजर से जब मैं बात कर रहा था तो उसने ये तो बता दिया कि नेहा मैम ने रिजाइन दिया है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसे ये बताने में बड़ी हेजिटेशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा था मुझसे। हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, पर मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। मयंक की बात सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया था। उसे ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मयंक ओवरथिंक कर रहा हो। वो इतने सालों से मयंक को जानता था। उसे अच्छे से पता था कि वो बिना वजह किसी पर शक नहीं करता था। नहीं, तुम शायद ठीक सोच रहे हो। कहीं भी कोई भी लूप होल दिखाई दे, कोई फ्लो दिखाई दे, तुरंत उसकी जड़ तक जाओ। जरा सा भी हिंट हमारी नजरों से चुकना नहीं चाहिए। मैनेजर हो या फिर विशाल खुद, हर किसी पर नजर रखो। मैं फिर से कह रहा हूँ, कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढो, आदित्य ने सख्ती से कहा। मयंक ने आदित्य से बात करके फोन रख दिया था। उसका सर खुद भारी हो चुका था, ये सोचकर कि माँ बेटी आखिर गई कहाँ होंगी। यहाँ स्टार इंटरटेनमेंट में रोहन अब भी इस बात से बेखबर था कि उसकी मैनेजर अब इस कंपनी में नहीं थी। वह वैसे भी बहुत कम लोगों से बात करता था। उसे लगा नेहा शायद अपने पर्सनल रीजन की वजह से ऑफिस नहीं आई है। आज वो नेहा के लिए शुगर फ्री केक भी लेकर आया था, जिसे रखने के लिए जब वो उसके केबिन में जा रहा था तो उसका रास्ता रॉबिन ने रोक लिया। रोहन बिना उससे कुछ भी कहे अपना रास्ता बदलकर नेहा के केबिन में जा रहा था कि तभी रॉबिन ने कहा, रोहन, किसके केबिन में जा रहे हो? नेहा से मिलना है क्या? उसकी टोन में जो हंसी थी वो सुनकर रोहन कंफ्यूज हो गया। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम? रोहन ने उल्टा जवाब दिया। रॉबिन को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता था। उससे बात करना, उसके सवालों का जवाब देना तो दूर की बात थी। हाँ, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ, तुम्हें हो सकती है, रॉबिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज कई दिनों के बाद वो रोहन से ऐसे बात कर रहा था जैसे वही उसका मैनेजर हो। मतलब? रोहन ने पूछा। ओफो, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला क्या? सो सैड। नेहा को इस ऑफिस से निकाल दिया गया है, रॉबिन ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में जो चमक थी ये बताते वक्त उसे देखकर रोहन को इतना तो लग गया था कि ये बात झूठ नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रोहन ने कहा। बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। तो अब ये बात अपने जहन से निकाल दो कि यहाँ नेहा अब तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अपना फ्यूचर फिर से मेरे साथ ही देखना होगा, रॉबिन ने उसके पास आते हुए कहा। ऐसा सोचना भी मत। क्या कहा तुमने? नेहा मैम को निकाल दिया गया है? अरे इस कंपनी को नेहा मैम अपने रिज्यूम से निकाल दे, इतना सेलिब्रिटी है उनमें, उन्हें निकालने के बारे में सोचने की औकात यहाँ किसी में भी नहीं है, रोहन ने पूरे जोश के साथ रॉबिन को जवाब दिया। अब वो पहले वाला रोहन नहीं था जो रॉबिन के तेज आवाज सुनकर आंखें झुका लिया करता था। नेहा की मेहनत उसकी पर्सनालिटी में साफ साफ नजर आने लगी थी। ओहो इतना भरोसा अपनी नेहा मैम पर, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स। सच में नेहा ने हीरो के रोल के लिए तैयार तो कर लिया है तुम्हें रॉबिन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा।
नेहा तो आदित्य के भले के लिए उससे बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गई थी ढेरों सवाल। न सिर्फ आदित्य बल्कि नेहा से जुड़ा हर वो व्यक्ति इन सवाल से जूझ रहा था। रोहन को रॉबिन ने जब इस बारे में बताया तो पहले तो रोहन को यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार नेहा जैसे एम्प्लॉय को कौन सा ऑफिस निकाल सकता था भला। हाँ, मुझ जैसे जीरो को अगर उन्होंने हीरो बना दिया है तो उनका पोटेंशियल तुम्हारी आंखों में कभी नहीं दिखेगा। अगर ऑफिस से किसी को निकालना चाहिए तो वो नेहा मैम की नहीं, कोई और होना चाहिए। इतना कहकर रोहन ने कुछ ही शब्दों में रॉबिन को उसकी असली जगह बता दी थी। जस्ट शट अप। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो जाओ ना, मैनेजर से खुद ही पूछ लो, वो नेहा के बारे में भी बता देंगे और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी। ब्लडी फूल, रॉबिन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही रोहन मैनेजर के केबिन में जाने के लिए मुड़ा, रॉबिन ने कहा, और हाँ, ये याद रखना कि बहुत जल्द अब तुम फिर से मेरे अंडर ही आने वाले हो। रोहन के कान में ये बात पड़ जरूर गई थी, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता था। उसके लिए तो नेहा ही वो थी जिसके साथ वो काम कर सकता था। मैनेजर से पूछने से पहले रोहन ने ऑफिस में नेहा को हर जगह ढूंढ लिया था। नेहा के केबिन में उसका लैपटॉप भी नहीं था। उसे इतना बेचैन होता देख एक स्टाफ मेंबर ने ही पूछ लिया, रोहन, किसे ढूंढ रहे हो? नेहा को क्या? आपको पता नहीं है क्या? वो तो कल यहाँ से चली गई। मुझे कुछ भी नहीं पता कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं होता इस बात पर। 2-3 लोगों से यही बात सुनते सुनते रोहन अब घबरा सा गया था। वो समझ चुका था कि उसे अब सिर्फ मैनेजर से ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। उसने तुरंत मैनेजर के केबिन में खटखटाकर कहा, सर, मे आई कम इन? हाँ रोहन, आओ ना। मैनेजर ने रोहन को देखते ही अंदर बुला लिया। रोहन को लगता था कि विशाल तो रॉबिन का दोस्त है और बहुत अजीब इंसान है, लेकिन ये मैनेजर बहुत सेंसिबल और हम्बल है। वो शायद नेहा के बारे में सही जानकारी ही दे। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है, रोहन ने कहा। उसके इतना कहते ही मैनेजर समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा था, इसलिए उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही मैनेजर ने बात बदलनी चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपने सेट पर क्यों नहीं हो? तुम्हारी तो शो की शूटिंग चल रही होगी ना? मैनेजर ने रोहन को नेहा की बात पूछने से पहले ही उससे कुछ और ही सवाल पूछ लिया था, लेकिन रोहन बेवकूफ नहीं था। वो जो जानने आया था उसे पूछकर ही रहने वाला था। सर, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सुना है कि नेहा मैम ने रिजाइन कर दिया है क्या? और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या ये सच है? आप प्लीज बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? रोहन ने बिना इधर उधर भटके सीधा सवाल मैनेजर से कर लिया। उसकी बात सुनकर मैनेजर ने अपनी नजरें झुका ली। वो जानता था कि कुछ भी करके वो नेहा को यहाँ से निकालने की हरकत को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ये बात सच है, नेहा ने ये जॉब छोड़ दी है, पर इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर शो। बाकी की बातें ऑफिशियल्स पर छोड़ दो, मैनेजर ने कहा। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात को मैनेजर इतनी लाइटली कैसे डील कर सकता था। वो तो ऐसे कह रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नेहा जो कल तक यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय थी, आज अचानक से ऐसी हो गई थी कि उनके बारे में सवाल पूछना भी मुनासिब नहीं लग रहा था लोगों को। पर सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको पता है नेहा मैम का कैलिबर? उन्होंने मुझे क्या से क्या बना दिया है। आप ये सब कुछ देखने के बाद ये कैसे कह सकते हैं? रोहन की आवाज इस बार थोड़ी तेज हो गई थी। एक पल के लिए वो ये भूल गया था कि वो मैनेजर के सामने खड़ा था। रोहन, मैंने कहा ना, ये मैटर नेहा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का है। इसमें तुम जितना कम इंटरफेयर करोगे उतना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुम एक एक्टर हो, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो।
मैनेजर ने भी अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए इस बार स्ट्रिक्टली रोहन को समझा दिया। रोहन भी समझ चुका था कि शायद वो गलत जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। वो जितना भी पूछ ले उसे उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि मैम बिना किसी रीजन के यहाँ से क्यों चली गई? अगर मैंने गुस्से में आपसे कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन रोहन कहते हुए रुक गया। उसके मन में कई सारी बातें आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या नहीं। आई अंडरस्टैंड रोहन, नेहा तुम्हारी मैनेजर थी, इसलिए तुम्हारे मन में उनके लिए क्यूरियोसिटी होना लाजमी है। लेकिन इस बात को समझो कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मैनेजर ने कहा। बस ये याद रखो कि नेहा ने तुम्हारे ऊपर बहुत मेहनत की है। उसे तुमसे बहुत सी उम्मीदें थी। तुम्हें उसकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना है। उसने तुम्हारे लिए जिन प्रोजेक्ट्स को प्लान किया है, तुम्हें उन्हें पूरी मेहनत से पूरा करना है। यू हैव टू प्रूव योर बेस्ट, जस्ट स्टे फोकस्ड, मैनेजर ने उसे समझाया। रोहन इस वक्त भले बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन उसे इतना तो समझ आ रहा था कि मैनेजर की बात गलत नहीं थी। नेहा यहाँ क्यों नहीं थी, इस बात को जानना तो जरूरी था, लेकिन उतना ही जरूरी उसका दिया हुआ काम पूरा करना भी था। रोहन ने अपने इमोशंस को संभाला और खुद से कहा, मुझे आपने जो कुछ भी सिखाया है वो मैं भूलूंगा नहीं। आपने जो भी प्रोजेक्ट मेरे लिए सिलेक्ट किए थे उनको मैं पूरी लगन से पूरा करूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा काम देखने के लिए आप भी यहाँ पर रहो। रोहन, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब यहाँ नेहा नहीं है। रॉबिन ने फिर से तुम्हारा मैनेजर बनने के लिए मुझसे बात की है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को कोई डिसीजन हो तो तुम्हें उस पर कोई सवाल न हो, मैनेजर ने पूरी गंभीरता से कहा। मुझे पता है कि तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस उसके साथ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अब शायद तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैंने सोचा कि उसे हाँ करने से पहले मैं तुमसे बात कर लूं। रॉबिन के बारे में तुम सोच लो और फिर मुझे बता देना, मैनेजर ने अपनी तरफ से समझाया। वो जितनी शांति से रोहन को समझा रहा था, रोहन के चेहरा उतना ही उखड़ता जा रहा था। उसने मैनेजर के कुछ और बोलने से पहले ही रोहन को रोक दिया। सॉरी सर, पर इस बारे में मुझे कोई डिस्कशन ही नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रॉबिन के पास वापस नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। रोहन ने गुस्से में अपनी मर्यादा का लिहाज करते हुए मैनेजर से अपनी बात साफ कह दी थी। पर रोहन, एक बार सोच लो, तुम्हारे पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं होगा, मैनेजर ने एक आखिरी बात समझाया। सर, वापस रॉबिन के पास जाने से अच्छा होगा कि मैं ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही छोड़ दूं। इतना कहकर रोहन ने इस डिस्कशन को यही खत्म कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो उस लाइफ से बाहर आ पाया था जहां पर सालों से रॉबिन ने उसे बंद कर रखा था। अब वो उस जिंदगी में वापस जाने से पहले मर जाना प्रीफर करेगा। उसकी ऐसी बात सुनकर मैनेजर के पास उसे समझाने के लिए कोई और शब्द नहीं थे। ठीक है रोहन, अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो मैं इस बात की इज्जत करता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि डिसीजन बदलना है मुझे बताना। बस तुम अपने इमोशंस को संभालो और अपने काम पर ध्यान दो, मैनेजर ने कहा। उनकी बात सुनकर रोहन वहां से चला गया। रोहन ने वहां से बाहर निकलते ही सबसे पहले नेहा का नंबर ट्राई किया, लेकिन फोन लगा नहीं। कई बार फोन करने के बाद भी जब नंबर नहीं लगा तो वह पूरी तरह से क्लूलेस हो गया था। उसे नेहा के सिर्फ एक ही कांटेक्ट के बारे में पता था और वो था रूहान मलिक। उसने ज्यादा ना सोचते हुए नेहा के बारे में पता करने के लिए मलिक को कॉल कर दिया। रूहान को जब ये सब कुछ पता चला तो उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा के साथ ये सब कुछ हो गया था। रोहन, तुम फिक्र मत करो, हो सकता है नेहा ने कुछ समय के लिए ये ब्रेक लिया हो जाता है कई बार। आप एक ही तरह की लाइफ स्टाइल से थक जाते हो कई बार, इसलिए लोग बीच बीच में ब्रेक लेने का सोच लेते हैं, मलिक ने अपनी तरफ से समझाया। पर सर, अगर ऐसा होता तो मैम बताती ना,
रोहन ने कहा। रोहन, तुम ये सब सोचकर अपनी परफॉर्मेंस खराब मत कर लेना। हो सकता है नेहा कुछ दिनों में वापस आ जाए। तुम्हें अभी जिस चीज पर फोकस करना है वो है तुम्हारा काम, तुम्हारी मूवी है ना। मलिक ने एक कलाकार होने के नाते उसे समझाया। रोहन को तो मलिक ने किसी तरह से समझा दिया था, लेकिन उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा था। नेहा कहाँ रहती थी ये तो आज तक उसे नहीं पता था। उसने अपने आदमियों की हेल्प से नेहा को सीक्रेटली ढूंढना शुरू कर दिया था। यहाँ आदित्य ने अपने आदमियों को कई टीम्स में बांट दिया था। वो टीम्स नेहा के सभी परिचित लोगों से जाकर मिल रहे थे, उन जगहों पर जा रहे थे जहां नेहा जा सकती थी। सर, हम लोगों ने हर जगह देख लिया है। नेहा मैम के फ्रेंड से भी बात हो चुकी है। रोहन और रूहान मलिक की भी बात हुई है, लेकिन कहते हुए मयंक रुक गया। लेकिन क्या मयंक? आदित्य ने चिढ़ते हुए पूछा। किसी को भी मैम के बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैम ने सबसे कांटेक्ट तोड़ दिया है। कोई भी उनसे बात नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है ये सब बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया है। आदित्य का चेहरा निराशा से और भर चुका था। इतनी कोशिशों के बाद भी नेहा के बारे में एक भी लीड नहीं मिल रही थी। हाँ, पता करते रहो, आदित्य ने इतना कहा और मयंक को वापस भेज दिया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी घबराहट और बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अकेले कमरे में बैठकर अपने फोन में नेहा और पीहू की तस्वीर को निहारते हुए आदित्य कई बातें कर रहा था। वो बातें जो शायद वो आज तक नेहा से उसके सामने नहीं कर पाया था। अपनी लापरवाही की माफी भी मांग रहा था, तो वहीं वो फोटो क्लिक करने के लिए पीहू को शुक्रिया भी कर रहा था। कभी पीहू की कोई बात याद करके हंस देता, तो कभी नेहा की कोई बात याद करके चिढ़ जाता। तभी अचानक से उसके दरवाजे के पास किसी के आने की आहट सुनाई दी। कौन? आदित्य ने पूछा और झट से अपना फोन नीचे रख दिया। मैं हूँ, मरियम ने कहा। आदित्य दिकरा, आप कल रात में सही से सोए नहीं हैं। सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। इस तरह से तो आप बीमार हो जाएंगे। ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे नेहा को? मैंने खाना बना दिया है, थोड़ा सा खा लो बस, मरियम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नहीं आंटी, मैं नहीं खा पाऊंगा, अभी मुझे बहुत काम है, आदित्य ने अपनी गीली आंखों को छुपाते हुए कहा। मरियम को साफ दिख रहा था कि वो अपने इमोशंस को छुपाने की कैसी कोशिश कर रहा था। उसके बाद भी मरियम ने एक दो बार और समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने कुछ भी खाने पीने से साफ इनकार कर दिया था। वो समझ चुकी थी कि आदित्य को इस वक्त अब कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसे लग रहा था कि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। उससे जितना हो सकता था उसने समझा लिया। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है आदित्य की मां निर्मला। उसने नीचे आकर अपना फोन निकाला और निर्मला को फोन किया। हेलो मरियम, कैसी हो? आदित्य कैसा है? निर्मला ने फोन उठाते ही पूछा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं क्या होगा जब निर्मला अपनी ही वजह से आदित्य की ये हालत देखेगी। क्या आदित्य ढूंढ पाएगा नेहा को? आखिर कहाँ थी नेहा? और इस स्टोरी को आगे सुनने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, ओनली वन यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर।